सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर बच्चों पर पढ़ाई का कोई दबाव नहीं होता, जहां बच्चों को लगभग कोई होमवर्क नहीं दिया जाता, जहां स्कूलों में रैंक की होड़ नहीं होती, फिर भी वह देश दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणालियों में गिना जाता है। तो क्या आप यकीन करेंगे, यही है फिनलैंड, एक ऐसा देश जिसने शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ अच्छे नंबर लाने का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने का जरिया बनाया। हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आगे बढ़ोगे, लेकिन फिनलैंड का मानना है कि बेहतर सीखना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा पढ़ना नहीं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था को एक मॉडल के रूप में देखती है। लेकिन क्या सच में वहां पर होमवर्क नहीं होता? क्या बच्चे बिना परीक्षा के पास हो जाते हैं या पढ़ते हैं? और क्या भारत भी इस सिस्टम को अपना सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उनका तरीका इतना ही अच्छा है तो अभी तक दुनिया ने उसको अपनाया क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में हम फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था को शुरुआत से समझेंगे और जानेंगे कि उनके पीछे की सोच क्या है, और फिर उस शिक्षा व्यवस्था की तुलना हम भारत की शिक्षा व्यवस्था से करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था की नींव क्या है। दुनिया के कई देशों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अच्छे नंबर, अच्छी रैंक और अच्छी नौकरी माना जाता है, लेकिन फिनलैंड में ये सोच थोड़ी सी अलग है। वहां माना जाता है कि हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है और हर बच्चा एक जैसी गति से नहीं सीख सकता। इसलिए वहां बच्चों की तुलना एक दूसरे से कम और उनके खुद के विकास से ज्यादा की जाती है। फिनलैंड की सरकार एक बहुत साफ सिद्धांत फॉलो करती है कि हर बच्चे को समान और अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वह अमीर परिवार से हो और चाहे वो गरीब परिवार से हो। यही कारण है कि वहां प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा लगभग मुफ्त है। यहाँ तक कि स्कूल में मिलने वाला खाना, गर्म खाना भी वहां पर मुफ्त दिया जाता है। असल में फिनलैंड दुनिया का एक पहला वो देश है जिसने बच्चों के लिए मुफ्त गर्म भोजन की व्यवस्था शुरू की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि कोई भी बच्चा भूखा रहकर पढ़ाई ना करे। एक और बात जो लोगों को हैरान करती है कि वहाँ बच्चे स्कूल जाना बहुत देर से शुरू करते हैं, लगभग 7 साल की उम्र से। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में स्कूल जाने की उम्र 3 से 4 साल है, लेकिन फिनलैंड में जो प्राइमरी पढ़ाई है वो लगभग 7 साल की उम्र से शुरू होती है। अब आपको लग सकता है कि शायद इससे बच्चे पीछे रह जाते होंगे, लेकिन फिनलैंड का ये मानना है कि शुरुआती साल किताबों से ज्यादा खेल, परिवार और सामाजिक विकास के लिए होना चाहिए। उनके अनुसार खेलना भी सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बहुत सारे बच्चे खेल खेल में अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं, लोगों से बात करना सीखते हैं, समस्याओं का हल करना सीखते हैं, आत्मविश्वास विकसित करते हैं, और यही मजबूत नींव आगे जाकर उनकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा आसान बना देती है। यानी उनका फोकस जल्दी पढ़ने पर नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से पढ़ाने पर ज्यादा रहता है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है फिनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी। और शायद यही शिक्षा व्यवस्था उनको दूसरों से काफी अलग करती है और काफी आगे भी करती है। अब तक हमने ये तो समझ गया कि फिनलैंड में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव काफी कम होता है और होमवर्क भी बहुत सीमित होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर बच्चे कम पढ़ाई कर रहे हैं या कम होमवर्क करते हैं और बार बार परीक्षा भी नहीं होती, तो फिर उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? तो इसका सबसे बड़ा जवाब है फिनलैंड के शिक्षक यानी टीचर, जो गुरु हम लोग कहते हैं। फिनलैंड में टीचर बनना कोई आसान काम नहीं होता। जितनी मेहनत भारत में कई छात्र डॉक्टर, आईएएस बनने के लिए करते हैं, लगभग उतनी ही प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन वहाँ शिक्षक बनने के लिए होती है, टीचर बनने के लिए होती है। हर व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता, ये सोचने वाली बात है। शिक्षक या टीचर बनने के लिए पहले बहुत टफ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसके बाद उसे एक मास्टर की डिग्री करना अनिवार्य होता है। यही एक मेन कारण है कि वहां पर टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए जॉब नहीं करते, बल्कि एजुकेशन के विशेषज्ञ माने जाते हैं और समाज में उनका एक बहुत बड़ा मान सम्मान होता है। और एक दिलचस्प बात हम फिनलैंड के बारे में जानते हैं कि जैसे भारत सहित कई देशों में स्कूलों की नियमित जांच होती है, रेगुलर इंस्पेक्शन होते हैं, अलग अलग बोर्ड के नियम बनते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब परीक्षा लेनी है। लेकिन फिनलैंड में यह व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। वहां की गवर्नमेंट अपने शिक्षकों पर ज्यादा भरोसा करती है, टीचरों पर ज्यादा भरोसा करती है, और उन्हें यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने छात्रों की जरूरत के अनुसार
सिलेबस तैयार कर लें। यानी हर चैप्टर को सिर्फ किताब के हिसाब से खत्म करना जरूरी नहीं होता। अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा समय चाहिए तो टीचर उसे उतना समय दे सकते हैं। ये एक सोचने का विषय है। अगर किसी सब्जेक्ट को किसी नए और अलग तरीके से समझाया जा सकता है तो वो टीचर उस तरीके को, उस पैटर्न को अपनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और यही बच्चों को सीखने की प्रक्रिया उन दूसरों से उनको बेहतर बनाती है। सबसे खास बात यह है कि फिनलैंड में छोटे बच्चों के लिए बार बार नेशनल लेवल पे पेपर ऑर्गेनाइज नहीं कराए जाते। इसका यह मतलब है कि बच्चों का मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि वहाँ टीचर पूरे साल बच्चों को देखकर, उनसे बातचीत करके, उनकी गतिविधियों को, उनके प्रोजेक्ट्स के आधार पर कि बच्चा कितना सीख रहा है, यानी केवल 3 घंटे की परीक्षा से किसी बच्चे का भविष्य तय नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर उनका साल भर का करिकुलम देखा जाता है। और इस शिक्षा व्यवस्था से डर कम और सीखना ज्यादा दिखाई देता है। वहां बच्चे सिर्फ अच्छे अंक लाने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि चीजों को समझने, सवाल पूछने और नई बातों को सीखने के लिए पढ़ते हैं। और जब एक शिक्षक पर भरोसा किया जाता है, टीचर पर भरोसा किया जाता है, तो यही भरोसा आगे चलकर आत्मविश्वास उनके अंदर दिखाई देता है और बच्चों में भी वो आत्मविश्वास दिखाई देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर फिनलैंड का मॉडल इतना सफल है, इतना अच्छा है, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था इससे इतनी अलग क्यों है? या सिर्फ होमवर्क और परीक्षा ही दोनों देशों को अलग बनाती है, या इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? तो समझते हैं हम इस चीज को और अब जानते हैं कि भारत और फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है। ये एक तुलनात्मक तरीका है समझने का कि दोनों की शिक्षा व्यवस्था में कितना अंतर है। हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझते, लेकिन हम एक तुलना जरूर कर रहे हैं कि हमारे देश में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और फिनलैंड की क्या कमियां और क्या अच्छाइयां हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब तक हमने फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था को समझा, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर भारत और फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कहाँ पर ये मेजर डिफरेंस आता है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों देशों की आबादी, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। इसलिए यह तुलना किसी बेहतर या खराब साबित करने के लिए नहीं हो सकती, बल्कि दोनों मॉडल को समझने के लिए है कि क्या सही और क्या गलत, कौन कितना सही। तो आइए एक एक करके हम 5 बड़े अंतर के बारे में जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो पहला है एग्जाम का प्रेशर। तो भारत में पढ़ाई का एक बड़ा हिस्सा परीक्षाओं में के आसपास घूमता है। परीक्षाएं होती हैं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड होते हैं, फिर JEE, नीट, CUET और ऐसी कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं। ऐसे में छात्र के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनता है, यानी कई बच्चों का पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में निकल जाता है। वहीं फिनलैंड की स्थिति थोड़ी सी अलग है। वहाँ शुरुआती कक्षाओं में नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम नहीं होते। बच्चों का मूल्यांकन लगातार उनकी सीखने की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है, न केवल एक दिन की परीक्षा से। इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पढ़ाई आसान है, बल्कि वहाँ सीखना ज्यादा कठिन है, परीक्षा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरा अंतर है पढ़ाने का तरीका। भारत में ये अंतर धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ाई का जो तरीका है काफी हद तक किताबों और परीक्षा पर आधारित है। कई बार छात्रों पर फोकस विषय को समझने से ज्यादा उनके याद रखने पर किया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ भी नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 में इस सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है और अनुभव के आधार पर सीखने की बात की जा रही है। दूसरी ओर फिनलैंड शुरुआत से ही बच्चों को सवाल पूछने, चर्चा करने, एक साथ काम करने और वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहाँ गलत उत्तर देने पर शर्मिंदा नहीं किया जाता, बल्कि उसे सीखने का हिस्सा माना जाता है। तीसरे अंतर की अगर हम बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो बात है, फिनलैंड की ये सबसे बड़ी ताकत मानते हैं कि उनके यहाँ जो समानता का है वो, वहाँ ज्यादातर बच्चे अपने पास वाले सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। अलग अलग स्कूलों के बीच में शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि सारी सरकारी स्कूल होते हैं। इसलिए माता पिता को भी यह चिंता कम रहती है कि उनका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है। भारत में स्थिति थोड़ी सी अलग है, जहाँ पर कई सरकारी स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई जगह अभी भी संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है, सुविधाओं की कमी है। वहीं दूसरी ओर देखें तो कुछ निजी स्कूल बड़े एडवांस सुविधाओं के साथ चल रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, स्थान पर भी निर्भर करता है। चौथे अंतर की अगर हम बात करें तो शिक्षकों की भूमिका।
भारत में शिक्षक जो है पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाते हैं, बोर्ड के सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं, साल भर में सिलेबस कंप्लीट करना होता है, ये एक प्रॉब्लम है। वहीं फिनलैंड में टीचर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, वो अपने छात्र को उनकी ज़रूरत के अनुसार पढ़ा सकते हैं, तरीका बदल सकते हैं। उनका केवल पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सके, उन पर उनका फोकस हो। पांचवें अंतर की हम बात करें तो उद्देश्य, शायद यही सबसे बड़ा अंतर है कि भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य अच्छे अंक लाना, कॉलेज में एडमिशन लेना, अच्छी नौकरी माना जाता है। और गलत भी नहीं है, क्योंकि भारत जैसे बड़े और प्रतिस्पर्धी देश में अच्छी नौकरी हासिल करना कई लाखों छात्रों का सपना होता है, तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में सही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या भारत भी फिनलैंड की जैसी शिक्षा मॉडल को अपना सकता है? तो इसका सीधा जवाब है पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ, उनसे सीखा बहुत कुछ जा सकता है, क्योंकि दोनों देशों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, बहुत सारी चीजें अलग है। जैसे फिनलैंड की आबादी लगभग 56 लाख है, जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है। फिनलैंड में स्कूलों की संख्या सीमित है, स्टूडेंट की संख्या सीमित है, और गवर्नमेंट की चुनौती भी भारत की तुलना में काफी कम है, इसलिए वहां पर ये मॉडल बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है। और वही मॉडल भारत में किसी बिना बदलाव के लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भारत वहां से कुछ सीख नहीं सकता। दरअसल भारत ने भी शिक्षा व्यवस्था में काफी अभी बदलाव किए। रिसेंटली जो बदलाव हुए हैं, एनईपी यानी नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है, इसमें कई सारी चीजों को बदलाव किया गया है। इन नीति का उद्देश्य केवल किताबों को रटाना नहीं, बल्कि बच्चों को सोचना, समझना, सवाल पूछना और नई चीजें सीखना और सिखाना भी है। नई शिक्षा नीति में अनुभव के आधार पर सीखने का, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल शिक्षा और अपनी नेटिव लैंग्वेज में शुरुआती शिक्षा जैसी चीजों पर जोर भी दिया और महत्वपूर्ण बदलाव भी किए। यानी भारत भी धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि जहां पर शिक्षा सिर्फ अंकों तक सीमित ना रहे, बल्कि काफी आगे तक उसके बारे में सोचा जाए। लेकिन एक दिन में शिक्षा व्यवस्था बदलती नहीं, इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग वाले शिक्षक, बेहतर स्कूल, पर्याप्त संसाधन और सबसे ज्यादा जो जरूरी है, समाज में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम बच्चों से सिर्फ अच्छे नंबरों की उम्मीद करेंगे, तब तक उन पर दबाव हमेशा बना रहेगा। शायद ये हमें भी, पेरेंट्स को भी समझना होगा कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनने के लिए नहीं बना है। किसी की रुचि हो सकता है साइंस में हो, किसी की रुचि कला विज्ञान में हो, किसी की खेल में हो, कोई तकनीकी शिक्षा में अच्छा हो, कोई स्किल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हो। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था वही होती है जिसमें हर बच्चे की क्षमता को पहचाना जाए और उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो आखिर हम फिनलैंड से हमें क्या क्या सीखना चाहिए? तो शायद कम होमवर्क नहीं, कम तनाव नहीं, ज्यादा परीक्षा नहीं, बेहतर सीखना, ज्यादा रट्टा नहीं, ज्यादा समझ के पढ़ना हम सीख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि बच्चों पर भरोसा करने के साथ साथ हमें हमारे टीचर्स पर भी भरोसा करना पड़ेगा। तो फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था हमें यह सिखाती है कि अच्छी शिक्षा का मतलब सिर्फ अच्छे अंक नहीं होता, बल्कि अच्छे नागरिक तैयार करना, लोग तैयार करना, ये बताना कि कैसे सीख सकेंगे, कैसा सोचना चाहिए, ये सारी चीजें भी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको मौका मिले कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहला बदलाव आप क्या करना चाहेंगे, तो वो मुझे अपने कमेंट में जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट में, ताकि मैं उन चीजों को समझ के और आगे इस पे कभी चर्चा हम लोग कर सकें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था को समझिए, बच्चों पर दबाव कम बनाइए, बच्चों को सिखाइए, बच्चों को समझाइए, और कोशिश करते रहिए कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें, अच्छे नागरिक बने, इस देश के लिए काम करें, एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग सेट करें कि हम इस बढ़ते हुए देश के, आगे बढ़ते हुए देश के नागरिक हैं, और ये देश दुनिया भर में अपने लोग के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो इन संस्कृति के साथ साथ हम अपने बच्चों पर, उनके एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।